मेरे प्रिय मित्रों, आइए 17 नवंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला स्वाध्याय दिवस 66वां, संस्कृत साहित्य का 23वां पाठशाला में आइए प्रवेश करें। ज्ञात है हमें पाठशाला के दो भाग, पहला पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर, दूसरा भाग पाठ्यक्रम पाठों पर चर्चा पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा के अंतर्गत आजकल हम संस्कृत साहित्य के जो विषय है संस्कृत विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और पाठ्यक्रम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के तहत हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य का स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है। व्यक्त करता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, व्यक्त करता है SL 102, क्योंकि क्या है स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसलिए 2। और एक विषय का संस्कृत साहित्य का मतलब प्रत्येक विषय के उन्होंने दो भाग कर रखे हैं। 3 विषय तो उसके 6 प्रश्न पत्र होंगे, इसलिए पहला प्रश्न पत्र पूर्ण, दूसरा प्रश्न पत्र पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए दूसरा प्रश्न लिखा है 102 लिखा है यहाँ पर। और जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम नीति काव्य व्याकरण अनुवाद। नीति काव्य समझ लिया है, व्याकरण की ओर हम प्रवेश कर चुके हैं कल से। ये द्वितीय पाठशाला का द्वितीय भाग है। इससे पहले भाग 1 में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संगणक प्रौद्योगिकी, उसकी 25वीं दिवस में आइए 25वीं दिवस की पाठशाला में आइए प्रवेश करें। यहाँ पर हम इंटरनेट को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत 5 सत्र इसमें दिए हुए हैं। 5 सत्र को हम लेंगे, लेकिन आज का जो पाठशाला जो 25वीं पाठशाला है इसमें केवल हम 2 सत्र को लेंगे। पहला सत्र में हम नेटवर्क क्या है, उसके लाभ क्या है, उसको समझने का प्रयास। उसके बाद फिर दूसरे सत्र में इंटरनेट का लाभ क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। पुस्तक के सत्र के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और उसे 5 सत्र इसमें दिए हैं। पहला सत्र है नेटवर्क और लाभ, दूसरा सत्र है इंटरनेट क्या है उसके लाभ, तीसरा सत्र है इंटरनेट से जुड़ना, चौथा सत्र है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट www क्या है इसको समझना कि हम चौथे सत्र में समझेंगे। उसका 5वें सत्र में कुछ संबंधित बातें हैं, उसको हमें समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए इंटरनेट क्या है इसको समझने का प्रयास करें। इंटरनेट से समझने से पहले हम नेटवर्क को हमें समझना अनिवार्य होता है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क, वर्क माने कार्य होता है, नेट मतलब क्या होता है? अंग्रेजी भाषा नेटवर्क, अगर हिंदी में करें तो क्या मतलब होगा? कहते क्या नेटवर्क बनाना चाहिए। क्या होता है नेटवर्क? कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो वह नेटवर्क बनाते हैं। ये तो रही कंप्यूटर की बात। ऐसी जब व्यक्ति का भी नेटवर्क होता है, उसका भी एक समूह होता है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर में आपस में जुड़ेंगे तो एक नेटवर्क बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, जुड़ेंगे इकट्ठा एक समूह ग्रुप बनेगा। नेटवर्क की सहायता से कंप्यूटर में आपस में संचार स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संचार स्थापित करते हैं। अब संचार स्थापित कौन करता है? कौन करता है? वो व्यक्ति करता है और कंप्यूटर केवल एक साधन का काम हमारा कर लेता है। लेकिन संचार क्या कंप्यूटर को संचार चाहिए? क्या कंप्यूटर की जानकारी चाहिए? क्या कंप्यूटर को नहीं चाहिए, इंसान को जानकारी चाहिए। इंसान अपनी बातों को संवाद करना चाहता है, अपनी बातों को साझा करना चाहता है, संचार करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो वो काम एक माध्यम हमारा उपकरण बन जाता है। उपकरण का नाम है संगणक, कंप्यूटर है। इसलिए नेटवर्क में आप रिसोर्सेज और सूचना अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ अपनी सूचना को हम बांट भी सकते हैं। ये नेटवर्क में रहता है। तो नेटवर्क क्या है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और इसकी सहायता से क्या होता है? हम संचार करते हैं। क्यों बनाते हैं हम नेटवर्क? क्या नेटवर्क बनाना अनिवार्य है? बिना नेटवर्क के काम नहीं चल सकता। ख्याल रहे, ध्यान रहे, 2 दृष्टि होती है। एक नेटवर्क हमारा बनाया ही है, एक नेटवर्क हमें बनाना पड़ता है। और जो नेटवर्क हम बनाने की बात करते हैं वो प्रकृति के तल पर होती है। और जो नेटवर्क हमें नहीं बनाना पड़ता, वो बनाया ही होता है, वो नेटवर्क होता है ब्रह्म जगत। उसका हमें ख्याल नहीं होता है, उसका हमें ख्याल नहीं है। उसके लिए हमें बड़ी गहन
अध्ययन हमें करना होता तब पता चलता कि अच्छा हाँ यार नेटवर्क ये भी है, लेकिन कौन पूछे कौन करे, अपने ऊपरी तल से काम चल जाना चाहिए, बस हो गया, वहीं पर बात हो जाती है और आगे की यात्रा नहीं हो पाती है। लेकिन जब यात्रा करते हैं 2 नेटवर्क होते हैं, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। अंतर जगत का होता है वो नेटवर्क बना ही होता है, एक नेटवर्क हमें बनाना होता है वो प्रकृति जगत में होता है। तो नेटवर्क बनाना है भाई प्रकृति में अगर काम करना, क्योंकि हम यहाँ पर प्रकृति में हम काम कर सकते हैं, पाठशाला में हम जाके वहाँ पर पाठों पर हम अध्ययन कर सकते हैं। घर में जाके हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, पाठशाला में जाना पड़ेगा, वहाँ हमें नाटक करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा। घर में नहीं हो सकता, घर में ऐसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए हमें पाठशाला में आयोजन करना पड़ता है। तो ऐसे ये भी है, संसार में होता है नेटवर्क, तो नेटवर्क बनाना अनिवार्य है। लाभ क्या होते हैं इसके? कंप्यूटर नेटवर्क केवल आपस में कंप्यूटर को ही नहीं जोड़ता है, अपितु व्यक्तियों को भी निकट में लाता है। पहले हमने कह दिया कि कंप्यूटर को कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर एक जड़ है, कंप्यूटर एक क्या है, प्रकृति के अंदर जड़ है। उससे क्या मतलब, बोलते केवल एक साधन है, किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। कोई कंप्यूटर अपने आप को उसको विकसित नहीं करता है, वो कौन करता है? इंसान करता है, व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है। और मनुष्य का एक साधन का काम कंप्यूटर करता है, एक उपकरण का काम वो करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंप्यूटर तो जोड़ते ही हैं, लेकिन किसके लिए जोड़ते हैं? वो उसका मुख्य जो केंद्र में जो है वो कौन है? व्यक्ति है। ईमेल भी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स हम कहते हैं। मेल का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। लेकिन ई कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं, विद्युत आणविक हम कह रहे हैं, विद्युत आणविक के माध्यम से हम मिल रहे हैं। ख्याल रहना चाहिए, हम वस्तु का उपयोग करते हैं, व्यक्ति का उपयोग करने के हम अधिकारी नहीं है, हमें ख्याल रहना चाहिए। लेकिन हम अधिकतर ना समझ यही करते हैं कि व्यक्ति का भी उपयोग करना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि वो भी क्या है, उसके अंतस भी क्या है, चेतना है। इसका हमें ख्याल नहीं रहता है और उसको भी हम क्या करते हैं, उपकरण की तरह व्यक्ति का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ही रहना हमें चाहिए, और वस्तु का हमारे लिए उपयोग है, उसका हमें उपयोग करना है। व्यक्ति को वस्तु की तरह उपयोग नहीं करना, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। लेकिन यही होता है, अधिकतर देखते हैं, कहीं भी आप देखें मजदूरों का यही हाल होता है कि उनका उपयोग किया जाता है। समय, काम करने का समय होगा 10, 12, 16 कितने घंटे काम कराओ, जैसे कि मशीन, जैसे कि क्या हो, मशीन हो। लेकिन ख्याल रहे कि ऐसा नासमझी न हो। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक से मेल है, विद्युत आणविक से हम क्या करते हैं, जुड़ रहे हैं। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर जो है अर्थात जो संगणक है वो नेटवर्क में अर्थात जाल में क्या करता है, संचार को स्थापित करने का एक मीडियम, एक माध्यम है। इंटरनेट में आप ईमेल की सहायता से व्यक्तियों के साथ संचार स्थापित कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ लाभ भी होते हैं, लाभ को आइए समझें। पहला होता है रिसोर्सेज का प्रबंधन करना। नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर रिसोर्सेज को आपस में बांट सकते हैं। रिसोर्सेज में प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, वो उपकरण सम्मिलित होते हैं, वो सामग्री, वो यंत्र सम्मिलित होते हैं जो नेटवर्क के साथ जोड़े और शेयर करने के लिए जोड़ सकते हैं, उसको हम साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दूसरा आता है ढांचागत मूल्य को व्यवस्थित करना। किसी संगठन, किसी कंपनी, संगठन में से होता है, आंग्ल भाषा में इसको कंपनी कहते हैं और हिंदी में संगठन कहते हैं या संस्था कहते हैं। तो किसी संगठन में, किसी कंपनी में, किसी संस्था में एक कंप्यूटर द्वारा रिसोर्सेज प्रयोग करने के स्थान पर रिसोर्सेज को हम शेयर करने से ढांचागत कीमत घटती है। जैसे कि समझाने का प्रयास, स्कूल में प्रत्येक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के स्थान पर आप अगर एक कंप्यूटर के साथ उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर जोड़कर उसको नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि स्कूल में प्रत्येक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, कि स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर को जोड़कर उसके साथ नेटवर्क को आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तीसरा आता है लाभ। तीसरी लाभ यह कि फाइलों और प्रोग्राम को आपस में बांटना हम कर सकते हैं। जो हमारी फाइल है, जो हमारे लेख्य हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको आपस में बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं और बांटना चाहिए। आप एक कंप्यूटर पर फाइल को संग्रह करके स्टॉक कर सकते हैं और नेटवर्क में कार्यरत अन्य प्रयोगकर्ताओं को भी बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग हम कर सकें वो सार्थक, वो सही रहेगा। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी समझना चाहिए और व्यक्ति को व्यक्ति समझना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए। कार्यरत अन्य प्रयोगकर्ताओं में भी उसको बांट सकते हैं। माना कि आप एक अध्यापक हैं, आप कक्षा में कंप्यूटर, एक संगणक पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम पर फाइलों को अर्थात लेख्यों को संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। तो तथा अन्य विद्यार्थी प्रोग्राम्स को
कार्यक्रमों को, फाइलों को, लेखों को नेटवर्क की सहायता से, जाल की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या उनको मिल सकता है। अगला चौथा लाभ है नेटवर्क में अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। प्राचीन में तो हमें यही करना पड़ता है और हमें यही ख्याल है। हमें ख्याल क्या है कि हम फोन के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, हमें यही ख्याल है। ये केवल ऊपरी बात है, ये सभी को ख्याल है, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं है कि हम बिना शब्दों के भी संवाद कर सकते हैं। ये हमें ख्याल नहीं है। इसका ख्याल कैसे होगा, कैसे हो सकता है इसका ख्याल? क्या जरूरत होती है कि बिना उपकरण के भी हम संवाद कर सकते हैं? बिना शब्दों के भी, बिना उपकरण के भी हम संवाद कर सकते हैं, इसका हमें ख्याल रहना चाहिए। ये बहुत अंतस जगत की बात है। बहुत विकास के आखिरी शिखर पर जब पहुंचते हैं, डेवलपमेंट के जब उच्चतम शिखर के करीब हम पहुंचते तो वहां पर होता है। वो तो हालांकि बहुत आखिरी सीढ़ी है, लेकिन उसका भी ख्याल रहे, उसकी भी अगर जिक्र करते हैं तो हमें ख्याल रहे, तो उसकी ओर हम आगे बढ़ें। हमें ख्याल ही नहीं हो, अगर उसकी हम बातें नहीं करेंगे तो हम सोचते हैं हाँ यही बात है भाई, इतना ही होता है। उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है कि बिना उसके भी हम संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, बिना उपकरण के, बिना शब्दों के। जैसे कि पहले बताया। अगला चौथा है कि नेटवर्क में अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ संवाद हम कर सकते हैं। कंप्यूटर संगणक नेटवर्क का प्रयोग अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं। ईमेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल से जो होता है, विद्युत आणविक जो मेल जो होता है, जो मिलन जो होता है, उसके द्वारा भी शांतियों के साथ संवाद स्थापित हम कर सकते हैं। इससे समय भी हमारी क्या होती है, बचत होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अपने दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला आता है, और देखो इससे क्या होगा, इससे हम अपने आप को समय ज्यादा दे पाएंगे। देखो ना, यहाँ पर संसाधन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं कि आप नेटवर्क की सहायता से अन्य जो आप प्रयोग कर, जो आपके साथी है उसके साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ से जाने में आपको काफी वक्त लगता है, लेकिन आप एक घर में बैठे हैं, वहां से आप संवाद कर सकते हैं। जैसे आप फोन को ले लो, हम अगर चलवाणी को ले लेते हैं, यहाँ बैठे, यहाँ चलवाणी है, वहां भी चलवाणी है, तो हम आपस में संवाद कर लेते हैं। हम आवश्यक से घर नहीं जाते हैं, फोन से ही क्या लेता अपना समय हमारा बच जाता है। हम यहाँ से ही बात कर लेते हैं, यहाँ से ही संवाद कर लेते हैं, यहीं से हम कुशल मंगल पूछ लेते हैं। लेकिन ये कुशल मंगल जो क्या है, टेक्नोलॉजी की क्या है बदौलत कि हम यहाँ पर कर पाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है। लेकिन ये फायदा किसके लिए था? ये फायदा इसलिए था कि हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को समय दें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को समय देते हैं? टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो है इसके लिए अपना समय बचे, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने क्या करा था, आविष्कार किया था, ताकि व्यक्ति को अधिक से अधिक समय मिले। और आने वाले समय में पूरे काम क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के हाथ में आ जाने चाहिए, मशीन के हाथ में आ जाने चाहिए, ताकि हम अपने आप को और अधिक से अधिक समय दे सकें। लेकिन ये व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो अपने आप के लिए समय, हालांकि अब जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी उन्होंने अपने आप को समय दिया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद भी क्या करेंगे, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी आ गई तो ठीक, टेक्नोलॉजी नहीं आई तब भी उसने आपको समय दिया, अब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो और उसका और सहायता कर लेगा और उसे समय और बचाने का प्रयास करेगा, ताकि अंतस जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जो है, मिस्ट्री जो है, अपने आप को जानना, उसके लिए उसको समय मिल जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि आने वाले समय में पूरे मशीन के हाथ में चले जानी चाहिए। और आई रहा है, रोबोट आई गए हैं, तो आने वाले समय में मशीन के हाथ में जाना है। तो यहीं पर सत्र पहले जो पुस्तक में इंटरनेट को बताने का प्रयास किया, यहाँ पर 4 बिंदु लिए कि नेटवर्क के लाभ क्या है, 4 बिंदु बात की, नेटवर्क क्या है ये हमने समझने का प्रयास किया। अब आते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो इंटरनेट को समझने से पहले हमें नेटवर्क को समझना होता है। और नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। नेटवर्क बनाना मतलब जुड़ना, किसी के साथ क्या करना, संपर्क बनाना, जुड़ना, नेटवर्क बनाना कहते हैं, जाल बनाना, जाल तैयार करना। अब आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? विश्वव्यापी कंप्यूटर में नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट का महत्व आज के समय में सूचना तकनीकी में सबसे अधिक होता है। सूचना तकनीकी क्या होती है? सूचना मतलब होता है इंफॉर्मेशन, तकनीक मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो सूचना जो हमारी जानकारी है, उसके तकनीकी जो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो आती है सूचना जानकारी, क्यों हम क्या है जानना चाहते हैं ना आखिर क्या चीज है करके। हालांकि अब हमारी चेतना पर निर्भर करे हम क्या क्या जानना चाहते हैं। केवल ऊपरी जानकारी
स्मृति को भरने के लिए जाना चाहते हैं, या आगे और भी जो प्रकृति जो जीवन इतना बड़ा रहस्यमय है उसको जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर है सूचना होती है। सूचना जो है उसका आदान प्रदान करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो सूचना तकनीक में सबसे ज्यादा इसका अधिक उपयोग होता है इंटरनेट का हो ही रहा है। इंटरनेट का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है और आज सूचनाओं के आदान प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट में क्या होता है? हजारों लाखों स्वतंत्र नेटवर्कों का एक ऐसा संयुक्त नेटवर्क। अब इंटरनेट है क्या आखिर? इंटरनेट कह रहे हैं कि हजारों लाखों स्वतंत्र नेटवर्कों का एक ऐसा संयुक्त नेटवर्क होता है। नेटवर्क है कह रहे हैं, ये क्या है? नेटवर्क एक जाल है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसा माध्यम से जुड़ा हुआ होता है जिसकी सहायता से वे अन्य नेटवर्कों से सूचना आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट क्या है? एक सूचना युग में उदय को प्रदर्शित करता है। इंटरनेट जो है, इंटरनेट कनेक्शन मोडियम एटीए कन्वर्टर, ये कुछ बात हो, कुछ यंत्र से हमें जुड़ना चाहिए तब जाके उससे हम संपर्क कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति से अगर हम बात करनी है उसका हमारा क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, तभी उससे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंटरनेट के लिए कुछ बातें होती हैं जो हमारे पास हमें कनेक्शन होनी चाहिए तब जाके उससे हम संवाद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अन्य माध्यमों की तुलना में इंटरनेट में लोग क्या है? लचकशीलता, आसानी और गति के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बहुत अधिक ये लोकप्रिय हो रहा है इंटरनेट। इंटरनेट के लाभ क्या हैं? बेनिफिट्स क्या हैं? इंटरनेट सूचना का एक विशाल सागर जैसा होता है। यह सभी बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराता है। इंफॉर्मेशन क्या है? उपलब्ध कराता है, अवेलेबल कराता है। इससे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकता है। इंटरनेट प्रयोग करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर, मोडेम, टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास कंप्यूटर था, संगणक होना चाहिए, उसका आपका मोडेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोडेम होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आपके पास टेलीफोन होना चाहिए, टेलीफोन लाइन होना चाहिए, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़ सकते हैं। आजकल अनेक कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। क्या है? जो कंपनियां है वो क्या करती हैं? इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। अब कंपनी क्या है? कंपनी मतलब एक व्यक्तियों का ऐसा समूह, ऐसा संगठन जो क्या करता है? टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करता है, वो कंपनी। अब कंपनी भी अलग अलग होती है, लेकिन जो सूचनाएं संबंधित, तकनीकी से संबंधित जो बात कर रहा है तो उसको हम उससे संबंधित कंपनी कहेंगे। अब कोई क्या हो सकता है? कोई कंपनी में कारखाना से संबंधित होगा तो उसको हम कारखाना, जहाँ पर खाद्य पदार्थ बनेंगे तो वहां पर कारखाना, लेकिन वो कारखाना भी क्या होगा? संगठन होगा कुछ, तो वो भी कंपनी हो सकती है। तो अलग अलग लाइन से होती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर, दूसरा मोडेम, तीसरा टेलीफोन लाइन आपके पास होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़ सकते हैं, जो देने वाला है। अनेक कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। इंटरनेट के लिए 5 लाभ हैं। पहला लाभ है इंटरनेट नेटवर्क के रूप में होता है। कंपनियां अपने ऑफिसों, कार्यालयों, दफ्तरों एवं कर्मचारियों को जोड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करती है। इस प्रकार में इंटरनेट का उपयोग व्यक्तिगत नेटवर्क की तरह करती है। इस प्रकार में नेटवर्क का प्रयोग कार्यालयकृत डाटा को भेजने एवं मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात आती है माध्यम के रूप में। उत्पाद विक्रेताओं, कंपनियों एवं इसी प्रकार के अन्य के लिए इंटरनेट संचार का एक सशक्त क्या है? माध्यम है। जैसे कंपनी कोई उत्पाद को अगर लॉन्च करती है, उतारती है, जनसमूह में वो साझा करती है, तो उस क्षण क्या होता है? उसको इंटरनेट के साथ पूरी दुनिया में क्या करना पड़ता है? प्रसारित करना पड़ता है। एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन, उसका मतलब वही है, माध्यम है। जैसे कंपनी कोई उत्पाद में क्या था? प्रोडक्ट का क्या लॉन्च करती है, इसको उतारती है, तो उस समय क्या करना पड़ता है? इसको इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया में व्यक्तियों को बताना पड़ता है कि हाँ, एक ये भी प्रोडक्ट आ चुका है, ये भी क्या है? प्रकृति में ये भी प्रोडक्ट उपलब्ध है। इसलिए सबको बताना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है। तो वहां पर क्या, किसकी आवश्यकता रहेगी? वहां पर इंटरनेट की हमें आवश्यकता होती है, माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में। तीसरा आता है बाजार के रूप में, मार्केट के रूप में। कैसे होगा? इंटरनेट एक विशाल बाजार के रूप में भी कार्य करता है। हजारों लाखों कंपनियां अपने उत्पादों को इंटरनेट पर प्रसारित करती है। इंटरनेट की सहायता से आप किसी भी उत्पाद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी, अगर आपको जूता, शूज इत्यादि, घड़ी कोई भी मंगाना है तो आप इंटरनेट में जाओगे, वहां पर कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन इत्यादि जो है ये एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां से भी आप कह सकते हैं ऑनलाइन भी उस उत्पाद को मंगा सकते हैं। तो बाजार के रूप में ऐसा होता है, मार्केट के रूप में ऐसे इंटरनेट का हमें उपयोग होता है, ऐसे लाभ मिलता है। अगला आता है लेन देन प्लेटफॉर्म के रूप में। आप इंटरनेट के द्वारा सप्लायरों, ग्राहकों और वित्तीय संस्थाओं से जुड़कर व्यावसायिक या वित्तीय लेन देन को भी आप पूरा कर सकते हैं। ये आपको समझना है।
अगला आता है सूचना का केंद्र। इंटरनेट सूचना का एक विशाल स्रोत है। आप किसी भी बिंदु से संबंधित सूचना को इंटरनेट पर खोज सकते हैं। अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आई तो जाएंगे गूगल बाबा के यहाँ कि बताओ क्या है, तुरंत वहां से हमें जानकारी मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए। इससे पहले हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें कुछ पैक डालना पड़ेगा उसमें, जो भी सिम है, जियो हो, आइडिया हो, वोडा हो, एयरटेल हो, कोई भी जो सिम है उसमें क्या डालना पड़ेगा, पहले हमें कुछ देना होगा। उसके बाद उसका परिणाम फिर हमें नेट मिलेगा। उससे हम फिर अपने गूगल में जाएंगे तो वहां से कुछ भी हम जानकारी प्राप्त करना है तो हमें वहां मिल जाएगा। ख्याल रहे गूगल में कुछ जो हमें जानकारी डाली होती है वही मिलती है, वहां से हमें जानकारी मिलती है, वहां से हमें क्या है खोज, हम उसको खोजते हैं। लेकिन अगर हमें और आगे ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भी क्या करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, जो गूगल बाबा में भी नहीं मिलेगा, गूगल में भी नहीं मिलेगा। तो सूचना केंद्र इंटरनेट एक विशाल सूचना का एक विशाल स्रोत है। आप किसी भी बिंदु से संबंधित सूचना को इंटरनेट पर खोज सकते हैं। राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, कला हो, आर्ट्स हो, विज्ञान साइंस हो, खेल स्पोर्ट्स हो, मनोरंजन हो, इंटरटेनमेंट हो, या किसी अन्य क्षेत्र में भी संबंधित सभी जानकारी को आप क्या है इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके मीडियम से आप क्या करते हैं, एक माध्यमिक साधन के माध्यम साधन काम करेगा तो वहां से आप इसको जानकारी ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, खबर ले सकते हैं, समाचार ले सकते हैं। इंटरनेट पर कार्य करते हुए हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंटरनेट की विभिन्न सेवाओं जैसे कि ईमेल कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कह रहे हैं, चैट आदि के द्वारा आप अन्य व्यक्तियों के साथ क्या है सूचना बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जो आप देखो ना, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसा हो सकता है कि जैसे हम समझो कि हम एकांत में रहते हैं, हमने कुछ अनुभव हमने प्राप्त किया। अब जो हमने अनुभव प्राप्त किया, अब उसका अनुभव क्या होता है, हमें देना होता है, क्योंकि देने से और बढ़ता है। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उसका घर बैठे बैठे अपने जो हमने अनुभव किया उसको साझा कर सकते हैं। उधार ज्ञान को नहीं, जो हमने अनुभव अकेले में रहकर में जो अनुभव किया, जो परमात्मा अकेले में ही परमात्मा का अवतरण होता है, ये हमें ख्याल लेना चाहिए। तो तब जाके यहाँ से टेक्नोलॉजी हमें क्या मिलता है, उसका बेनिफिट हमको मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। तो वहां पर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहीं पर दो शब्द पूर्ण होते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। अगले बार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ICT की बात हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। इसी को हम लेंगे अगले सत्र में भी, हमारा आने वाले जो हमारे पाठशाला होंगी इसको हम जारी रखेंगे। तो टेक्नोलॉजी के बारे में समझ जो है, संग्रह से संबंध जो आज की पाठशाला है, इतना ही लेते हैं। आइए पाठशाला के द्वितीय भाग में आइए प्रवेश करें। द्वितीय भाग है नीति काव्य। हम समझ चुके हैं नीति काव्य के अंदर हमने 5 इकाई ली, उसमें हमने 3 इकाई में हमने भर्तहरि की जो नीति शतकम है उसके 20-20-20 करके हमने 60 सूत्र लिए थे। और पहले दूसरे में था नीति का उद्भव कैसे हुआ था, उसको हमने समझने का प्रयास। नीति के अंतर्गत हमने कुछ उनकी जो नीतिकार जो हैं उसको हमने लिया था, चाणक्य को लिया था। भर्तहरि तो हम जिक्र कर रहे हैं, और भी ऐसे चाणक्य, शुक्राचार्य, शुक्र नीति, विदुर नीति, ये नीति को हमने लेने का प्रयास यहां पर किया। और उसके सामने पंचतंत्र और हितोपदेश 2 ग्रंथों को हमने लेने का प्रयास, ये 2 पहले इकाई में लिया था और साथ में 3 इकाई में हमने क्या करा था, उन 20-20 सूत्रों के हमने 3 हिस्से से लिया था। तो 60 सूत्र को हमने लेने का प्रयास किया था। पहले खंड में हमने ये समझने का प्रयास किया था नीति काव्य के अंदर। अब खंड 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात व्याकरण को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने समझने का प्रयास किया लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है। व्याकरण के जो आचार्य हैं पाणिनि, उनके जो अष्टाध्यायी जो है उसको समझने के लिए ये एक क्या करता है, एंट्री का काम करता है, एंट्री द्वार का काम करता है। कहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर लोगे, यहाँ से जानकारी आपको रहेगी तो आगे जाके फिर आप पाणिनि जो आप उसका जो पाणिनि जो आचार्य पाणिनि जो लिखा गया जो अष्टाध्यायी है उसको आप समझ सकते हैं। एक प्रवेश द्वार है। तो कल यहाँ पर मंगलाचरण हमने लिया था। उसके बाद आज कल हमने समझा था कि संज्ञा प्रकरण क्या है, ये हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम संधि प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे और संधि प्रकरण के अंदर हम स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब संधि और संधि के प्रकार होते हैं, इसका मतलब जी हाँ बिल्कुल प्रकार होते हैं। और मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ख्याल रहना चाहिए, जब हम कल बात कर रहे थे तो कल वहां पर हमने बात किया था कि एक स्वर होता है। स्वर क्या कहा हमने? अ, आ,
इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह। तो अंग और अह में ये क्या है, दो पीछे जो लगा ये क्या है, ये है विसर्ग और ये क्या है, अनुस्वार। तो कुल मिला के चार क्या हो जाते हैं, वैसे संधि बातें, लेकिन हम बात क्या करेंगे मुख्य तीन की हम बात करते हैं। मुख्य तो तीन होते हैं, वैसे चार होते हैं। चार कैसे होते हैं, एक तो स्वर हो गया, 13 स्वर होते हैं अ से अह तक 13 वर्ण, और एक व्यंजन होता है, व्यंजन संधि होता है क से लेकर के ज्यों तक 36 वर्ण। उसका अनुस्वार एक जो आता है ऊपर, रामम, ऊपर जो म आया वो अनुस्वार, और पीछे विसर्ग होता है। लेकिन हम बात करेंगे तीनों संधि पर बात करेंगे संक्षिप्त में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पर भी ये बात हमें ख्याल रखने की, ये होते तो मुख्य तीन है, वैसे चार और मुख्य तीन, लेकिन हमारे क्या है यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इस जो इकाई दूसरी इकाई है स्वर संधि, यहाँ पर स्वर संधि को समझने का हम प्रयास करेंगे। व्यंजन विसर्ग को नहीं समझने का प्रयास हम नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, केवल स्वर संधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इसका नाम स्वर संधि, इकाई का नाम स्वर संधि रखा है। अब होता क्या है, स्वर संधि की तो हम बात कर रहे हैं। संधि एक शब्द है, संधि का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं, चार रास्ते होते हैं, चार रास्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन चार रास्ते जहां पर मिलते हैं, जहां पर मिलान होता है, जहां पर जुड़ते हैं, उस जुड़ने जैसे जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, अगर चार रास्ते हैं तो क्या बोल देते हैं, चौराहा कह देते हैं। तीन है तो तिराहा कहेंगे, दो होंगे तो दोराहा कहेंगे। तो जहां पर क्या है, जो रास्ते जहां पर मिल रहे हैं, मिलना अर्थात मेल क्या कहलाता है, मिलन कहलाता है, अर्थात जुड़ना, जोड़ना जहां पर होता है उसको कहते हैं हम संधि। कहते हैं यार संधि कर ली, मतलब क्या ली, मित्रता कर ली, तो मित्रता भी हम उसको कह सकते हैं। अब संधि होता है, उससे पहले प्रस्तावना पर स्वर संधि, उसके बाद उद्देश्य, प्रस्तावना उद्देश्य स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर पहले संधि को समझेंगे। संधि मतलब होता है मिलना या जुड़ना। अब देखो संधि, हमने कहा था कि यहाँ पर मेल होता है, संधि मतलब मेल होता है, मिलन होता है, और इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल और जीमेल भी कहते हैं। तो ईमेल और जीमेल में क्या होता है कि हम कोई सूचना भेजते हैं तो उसका वहां क्या कहता है, मिलन होता है, मिल जाता है वहां पर उसको, और वहां से कोई भेजता है तो वहां पर ही मिल जाता है, बिना हमें कुछ आगे बिगाड़ हमें कुछ जाने में, बैठे बैठे क्या था हमें मिलन कुछ शब्द कुछ जानकारी वहां पर मिल जाती है, बिना हमें क्या करना है, बिना हमें संघर्ष के, बिना हमको कहीं जाए हुए हमें वहां पर जानकारी मिल जाती है, मिल जाता है, मिल जाता है। तो इसको हम ईमेल या जीमेल कहते हैं। गूगल से मेल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मेल हम इसको कहते हैं। जीमेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आता है, ख्याल रहना चाहिए। अब होता क्या है, अब मेल और एक फीमेल शब्द भी है, पुरुष और स्त्री का भी मेल होता है, मतलब मिलन होता है। क्या होता है, मिलन होता है। मिलने से क्या होता है, कब होता है मिलन, उस मिलन का नाम है व्याह। और ख्याल रहे हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, व्याकरण कैसे व्याह होता है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, शब्दों की। तो शब्दों का कैसे व्याह होता है, कैसे विवाह होता है उसको समझने का, कैसे व्याकरण होता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कौन से विषय में, संस्कृत साहित्य, संस्कृत विषय में कैसे व्याह होता है। तो ऐसे पुरुष स्त्री का जब मिलन होता है, मेल होता है, किस में होता है, व्याह में होता है, अर्थात मिल शादी में होता है। तो शादी मतलब क्या था, वहां पर दो स्त्री, एक स्त्री और पुरुष क्या होता है, मिलन होता है, तो उसको हम व्याह कहते हैं, और इसलिए यहाँ पर इसका नाम व्याकरण कहा है। तो यहाँ पर शब्दों का मिलन होता है। अब कैसे होता है मिलन, या जो कोई मिले हुए होते हैं उसको हम समझेंगे। जब दो, एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है तो उसके पहले तो अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं, जोड़ा कह देते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ा कर देते हैं, और उसी को दूसरी भाषा में दंपति कहते हैं। उसकी दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, दंपति कहते हैं। ये जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, ये जिक्र इसलिए करना पड़ा है ताकि हम क्या करें, इस जो हम जानकारी जो हम ले रहे हैं यहाँ से, कुछ हमें जो बात ख्याल रखनी है उसको हम मस्तिष्क पर विचार ही नहीं बनाएं, उसको हृदयगम करें। हृदयगम करने के लिए और विचार और बात, वो बात हमें समझ में आई, संधि क्या होती वो बात हमें समझ में आई। इसके लिए हमें उसी तल पर, उसी तरह पर जो बातें हमें, जो हम दैनिक क्रिया में करते हैं उसी तरह तल पर हमें बात करनी पड़ेगी, इसलिए ताकि उसको हृदयगम कर सकें, हृदय में उतारें। तो इसलिए इसका जिक्र करना पड़ता है। तो जैसे ही वे क्या कहते हैं दंपति हो जाते हैं, तो इसलिए इनका जीवन क्या हो जाएगा, आश्रय। जैसे उनका मिलन हो चुका है, मेल हो चुका है, तब से उनका जीवन क्या कहलाएगा, दाम्पत्य जीवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाम्पत्य जीवन।
कोई एक व्यक्ति का हम उसको दाम्पत्य नहीं कह सकते हैं। दाम्पत्य के लिए दो होना अनिवार्य होता है जी। अच्छा जी, दो होना अनिवार्य होता है, जी जी बिल्कुल, तभी तो संधि कहलाएगी वो, तभी क्या कहलाएगा, मिलन कहलाएगा, तभी ब्याह कहलाएगा, तभी मित्रता कहलाएगी। ये चीज हमें रखना पड़ता है। और इसके बाद आता है कि संधि, अब यह ख्याल रहे, संधि भी दो तल में होती है। अभी हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, नेटवर्क का मतलब भी वही होता है जी। नेटवर्क कहता है संपर्क बनाना, जुड़ना मतलब। लेकिन पहली बात है कि जुड़ना क्या है, एक नई घटना है, लेकिन जुड़े हुए हैं का स्मरण करना वो क्या है, बड़ी गहन बात है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जुड़ने का काम सब कर लेते हैं आज प्रकृति में, हालांकि हमें क्या करना, लेकिन एक जो काम जो होता है, जो हम जुड़े हुए हैं उसका स्मरण करना, वो काम बड़ा दुष्पूर काम है, वो बड़ा क्या है, बड़ा मुश्किल काम है, उसको हम कर नहीं पाते हैं। जुड़े हैं उसका स्मरण करना, केवल उसको स्मरण कराने में वो हमें क्या लगता है, बहुत कठिन काम हमको लगता है, बड़ा हार्ड काम हमको लगता है। लेकिन दूसरे का साथ जुड़ना वो काम इतना सरल हमें लगता है, बात ही क्या है फिर, यही अंतर हो जाता है। और इसी के कारण क्या है, दो भेद हो जाते हैं, एक प्रकृति और एक ब्रह्म। तो ब्रह्म के तल में हम क्या कहते हैं, हम जुड़े हुए होते हैं, वहां पर जुड़ना नहीं होता है। इसलिए बहुत लोग होता है, अगर कोई दो प्रेमी हैं, अगर दो प्रेमी जब मिले हैं उसमें बड़ी खुशी बना रहे हैं, और जब बिछुड़ गए तो बड़ी दुखी बना रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेमी नहीं हो सकते हैं जी। प्रेमी कौन कहलाएगा, प्रेमी तो एक प्राथमिक चरण है, वो तो प्रकृति तल में है। और प्रकृति तल में तो मिलना जुलना तो लगे रहता है जी। आज ये मिलेगा तो कल फिर दूसरा मिलेगा, दूसरा फिर तीसरा मिलेगा, तीसरा में चौथा मिलेगा, ऐसे तो चलता रहेगा जी। लेकिन प्रेम से आगे क्या होता है जी, भक्ति होती है। और जिसने भक्ति और प्रेम भी क्या है, प्रेम भी मोह हो सकता है जी। और कभी कहते हैं प्रेम बड़ा अंधा होता है जी, बिल्कुल होगा अंधा, क्योंकि प्रेम से ही, प्रेम पर ही हमें नहीं रुकना है। प्रेम के आगे फिर आगे श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद फिर भक्ति की हमें आगे यात्रा करनी होती है। लेकिन प्रेम में हम क्या करते हैं, प्रेम का हमें थोड़ा, हाँ यार थोड़ा मिल तो जाते हैं, दो लोग तो अपन मिल तो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम पूरा हमें मिल चुका है, हम बड़े प्रेमी हो चुके हैं। लेकिन फिर प्रेमी में क्या होता है, आगे जब धीरे धीरे मोह में हम पीछे के, हमें थोड़ा अनुगामी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां से यात्रा कर रही है, वहां का रास्ते के बारे में पता है, तो वहां पर हम मोह में फंस जाते हैं। और कहते हैं जब कोई बिछुड़ना होता है, बड़ा दुखी बनाता है, बड़ा शोक प्रकट करते हैं, यार मैं तो आज बिछुड़ गया। नहीं जी नहीं, इससे भी आगे यात्रा करनी होती है, वो होता है भक्ति की। और वो भक्ति की जो जगत होता है वो क्या है, ब्रह्म जगत की यात्रा होती है। तो ये दो तल हो सकते हैं, हमने कहा एक प्रकृति के तल में मिलना होता है, वो मिलना होता है, और बिछुड़ना भी होता है जी। जैसे ही मिले वैसे ही बिछुड़ना भी शुरू हो जाता है, ये हमें स्मरण रहना चाहिए। लेकिन ब्रह्म के तल में कभी बिछुड़ना कभी मिलना होता ही नहीं है, वहां पर हम मिले ही हुए होते हैं। और उसी मिले हुए का नाम क्या है, सनातन शाश्वत की हम बात करते हैं। तो संधि दो तरह से हो सकती है। और सबसे बड़ा पवित्र जो रिश्ता होता है मित्रता का होता है, क्योंकि मित्रता क्या है, हृदय में नहीं होता है मित्रता होता है नाभि के तल पर। इसलिए सबसे बड़ी शुद्धतम जो मित्रता है वो मित्रता अर्थात मैत्री का है। अब मित्र शत्रु जो कह रहे हैं वो अलग है, हम मैत्री की बात कर रहे हैं। मैत्री सबसे बड़ी क्या है, शुद्धम पवित्र रिश्ता मैत्री का है। और मित्रता शत्रु मित्रता हम इसलिए कह लिया, तो इसलिए मित्रता नहीं कहेंगे, मैत्री की बात हम करेंगे। जैसे कृष्ण और सुदामा का, उनका भी तो संधि हुआ था, वो भी तो मिले थे, लेकिन उनकी मित्रता थी वो, ये बात है। क्योंकि उनका संबंध क्या था, भक्ति का संबंध था। क्योंकि सुदामा क्या थे, ब्राह्मण थे वो, तो उनका वो भी तो मिले, लेकिन मिले और बिछुड़े भी, फिर चले गए थे। लेकिन उनका मिलना बिछुड़ने से उनका कोई आगे व्यवधान नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो उनका जो ब्राह्मण, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है, अर्थात ब्रह्म को और प्रकृति को समझने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ज्यादा उनको क्या हुआ, विशेष दुखी भी नहीं हुए। तो ये चीज होता है। तो मिलना भी दो तरह से होता है, हम कह रहे हैं दो तल पर हो सकता है, संधि भी दो तल पर होती है। और एक तल पर संधि तो हमें खाली केवल स्मरण करना होता है, वो ब्रह्म के तल पर होता है। और एक तल पर हमें मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। वो कल भी हमने बात की, संयोग की बात होती है। संयोग में कोई मिल गया, हम कहीं पाठशाला में जा रहे थे, कोई संयोग से मिल गया, हाँ वो मित्र बन गया भाई। अब बिछुड़ना भी है, मिल गया तो उसी दिन से बिछुड़ना भी शुरू हो गया है। तो इसे हमें ख्याल रखना होता है। अगला क्या है, ऐसे ही मिलन क्या होता है, संधि। संभोग और समाधि। संभोग में क्या होता है कि दो शरीर की संधि भी, वहां पर भी संधि होती है, वहां पर भी दो शरीरों का मिलन होता है, वो भी संधि कहलाती है। लेकिन वो क्या कहलाएगा, प्रकृति तल पर कहलाएगा। और एक तो होता है जहां पर दो आत्माओं की संधि होती है, वो क्या कहलाती है, वो समाधि कहलाती है। वहां पर भी मिलन होता है, वहां पर भी संधि होती है। तो ये हमें ख्याल रखना है। तो संभोग दो शरीर की संधि जो प्रकृति अधिक से अधिक निकट ले आए, वो संभोग की स्थिति कहलाती है। और जहां पर दो आत्मा भी हो सकती है, और एक आत्मा एक परमात्मा भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, उनका संधि होगा, मिलन होगा, तो वह समाधि कहलाती है। ये हमें ख्याल रहना चाहिए। और ध्यान में ये स्थिति कब होती है, ध्यान में,
ये हमें ख्याल रहना चाहिए। या भक्ति में ये स्थिति, भक्ति और ध्यान या प्रेम में हम आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। वो स्थिति कब होगी? जब प्रेम या ध्यान या भक्ति एक कोई भी एक स्थिति में होंगे, तो वहां पर हमारा क्या होता है? आत्मा से परमात्मा से संधि होता है, मिलन होता है, योग होता है। संधि मतलब योग भी हम कह सकते हैं। संधि मीन्स योग। अब आगे आता है, हमने कहा कि अब थोड़ा हम प्रकरण को लेने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक बात और समझ लेना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संधि की जो प्रकरण है उसको समझने के लिए हमने मुख्य बात क्या है? क्या हमें शब्दों के संधि को समझना और उसकी जानकारी हमें लेना, उससे काम हल हो जाएगा? अगर उससे काम हल हो जाता है तो हम जानकार बन जाएंगे, लेकिन जीवन में आनंद और महोत्सवपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन इसलिए हमने क्या कहा, प्रकरण को लेने से पहले हम पहले कुछ जो जीवन से संबंधित बात है उसको लेना अनिवार्य होगा। अब वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमने कहा कि शादी ब्याह, हम व्याकरण, शब्दों के व्याकरण की बात कर रहे हैं। शब्दों के कैसे मिलते हैं, कैसे मिले हुए होते हैं, वो हम देखना चाह रहे हैं। जैसे आप देखिए कि शब्द कैसे बात करें। जैसे अब शब्द में हम कह रहे हैं कि हम शब्दों के मिलन को कैसे मिले हुए होते हैं या कैसे मिलते हैं। मिले हुए शब्द हमको मिलते हैं। जैसे कोई भी ले लो, शुद्ध हरे ले लो, या उपेंद्र ले लो, या परमार्थ ले लो, या ले लो पुरुषार्थ ले लो। ये सब क्या है? ये शब्द क्या है? मिले हुए शब्द। ये ब्याह मतलब क्या है? मिले हुए शब्द, संधि सहित क्या है? शब्द है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि परमार्थ का अगर तोड़े तो उसके दो हिस्से कैसे, उसके दो हिस्से क्या कहलाएंगे, तो उसको समझना है कि अगर उसको तोड़ते हैं तो क्या मतलब होता है। अब परमार्थ को समझने के लिए हम ऐसे शब्दों को, परमार्थ को नहीं समझते हैं, लेकिन जब तक उसको हम तोड़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा। क्योंकि बुद्धि क्या होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, बुद्धि की तरफ उसको तोड़ना पड़ता है। अब जब परमार्थ की ले लो, परमार्थ तोड़ने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, तो परम धन अर्थ बनता है। अर्थात जिसका अर्थ, जिसकी वैल्यू क्या हो, परम हो, वो परमार्थ है। पुरुषार्थ, जिसका अर्थ हो गया, जिसका पौरुषता जिसमें हो, वो कहलाएगा पुरुषार्थ कहलाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, तो पुरुषार्थ कहलाएगा। तो उसको तोड़ के हम फिर समझते हैं और तब जाकर बात को समझना। अब अर्थ को समझने के लिए ये शब्द है, शब्द के अर्थ क्या होता है? जीवन से संबंधित होता है। और शब्द क्या है? प्रकृति से संबंध होता है, वो केवल जानकारी से संबंध होता है। लेकिन उसके अर्थ को समझने के लिए हमें क्या करना है? उसको बुद्धि के माध्यम से, क्योंकि बुद्धि का काम होता है तोड़ना, तो तोड़ना पड़ता है ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। और अर्थ समझ में आ जाएगा तो फिर पुरुषार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, समझ में आ जाता है हमको। लेकिन उसको तोड़ना आना चाहिए। उसका पहले उसका अच्छा अर्थ और पुरुषार्थ, परम परम अर्थ, तो परमार्थ ही समझ में आता है। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर संयुक्त शब्द होते हैं। लेकिन हमने कहा कि 3 तल होते हैं। हमने बात की थी प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम, श्री, मान और मति। देखो ना, श्री एक पुरुष के अंदर भी होता है, एक स्त्री के अंदर भी श्री होता है। श्री मन से होता है आत्मा। और मान क्या हो गया? और श्री जो प्रतीक है, क्या है? ज्योति का प्रतीक, अर्थात सत्वगुण का प्रतीक है। मान तमगुण का और मति रजगुण का प्रतीक है। अब होता क्या है, जैसे शब्द का व्याकरण हो रहा है, ऐसे जब व्याह होता है, व्याह में क्या होता है? पहले पुरुष को हम श्रीमान नहीं कहते हैं और स्त्री को भी श्रीमती नहीं कहते हैं। लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो कोई उपलब्धि हो, हम विवाह क्या है कि व्याह क्या है? एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट है। तो जैसे ही विवाह हो जाता है तो उसको हम, श्री तो आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? मान का और मति का जुड़ना अनिवार्य होता है। प्रकृति के 3 गुण समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो हम इतने बड़े श्रेष्ठ हो कि इतने निपुण हो कि हम बिना व्याह के ही समझ पाए। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि अधिकतर व्यक्ति अगर मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है तो 99% व्यक्ति क्या है? व्याह के मार्ग से। इसलिए तो 4 आश्रम गए थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। और अधिक से अधिक लोग क्या है? गृहस्थ आश्रम के प्रवेश से ही क्या है? मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति के प्राप्त होते हैं, परमात्मा के प्राप्त होते हैं। 99% लोग क्या है? गृहस्थ जीवन से। और 1% लोग, कोई बिरला से कोई संत निकल जाता है, वो बिना शादी के भी क्या है? ब्रह्म जगत में प्रवेश, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि मान और मति से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है? पुरुष के अंदर क्या है? स्त्रैण भी है और पौरुष भी है। पुरुष बाहर से है, अंदर से स्त्रैण होता है। अर्धनारीश्वरी आपने देखा होगा, उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर अगर स्त्रैण नहीं होता
तो हम कभी धर्म को समझ नहीं पाते, कभी हम काव्य को समझ नहीं पाते। नहीं, हमारे अंदर क्या दोनों गुण होते हैं। लेकिन विवाह के माध्यम से क्या होता है कि जो जैसे विवाह होता है तो एक दर्पण का काम करता है। पुरुष के अंदर अगर पुरुष है, जैसे विवाह स्त्री का होता है तो एक दर्पण का काम करता है, ताकि उसके अंदर जो क्या है स्त्रैणता है वो बाहर निकले। और जैसी स्त्री है उसके अंदर भी पौरुषता होता है। पुरुष का जैसे विवाह होता है तो उसका भी दर्पण का काम करता है। तब जाके क्या होता है, तब जाके हम उसको एक उपलब्धि नाम देते हैं, श्रीमान और श्रीमती देते हैं। और तब जाके क्या है आत्मा के भी क्या आता है, जब दोनों तल को हम समझ लेते हैं, तीसरे तल में श्री भी हमें ख्याल आ जाता है। तो हम प्रकृति, तब जाके क्या है प्रकृति के 3 गुण पूरे हो जाते हैं, श्री मति और मान, तीनों पूर्ण हो जाते हैं, पुरुष स्त्री और आत्मा इनकी चेतन। तब जाके है प्रकृति के 3 गुण पूरे हो जाते हैं। अब छलांग लग जाती है श्रीमत की। अब संभावना है कि छलांग आगे ब्रह्म में लगने की है, अर्थात श्रीमत में हम छलांग लगा सकते हैं। तो इसलिए विवाह का बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होता है। प्रकृति के 3 गुण पूरे हुए। और क्या होता है, जैसे हमने कहा विवाह, जैसे हम बता रहे थे कि संधि, जैसे क्या है शब्द है, शब्द में क्या होता है, जैसे शब्द में जब मिलते हैं 2 शब्द, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं उपेंद्र कह रहे हैं, उपधन इंद्र कह रहे हैं, तो उप और इंद्र जब जुड़ता है तो एक शब्द यहाँ परिवर्तन होता है, तो बन जाता है उपेंद्र बन जाता है। ऐसे ही यहाँ से क्या होता है, विवाह संधि से कितने परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन क्या होता है, वही परिवर्तन श्रीमान श्रीमती होता है। तो जीवन में भी परिवर्तन होता है, शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है। शब्द केवल माध्यम होता है जीवन को समझने के लिए, ये बात आ गया। अच्छा जी, अब ऐसे आपने नाम सुना होगा, परमेश्वरी आपने नाम सुना होगा, ऐसी परमेश्वर आपने नाम सुना होगा। तो परम और परम धन ईश्वरी, परमेश्वरी परम धन ईश्वर परमेश्वरी क्या है शब्द, अर्थात व्याकरण हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, व्याह हुआ है शब्दों का। परम धन ईश्वर का, परमेश्वर जो शब्द है उसमें व्याह हुआ है, किन 2 शब्दों का हुआ है, परम और ईश्वर का। और दूसरा परमेश्वरी है, परम धन ईश्वरी। और परम कौन, परमेश्वर कौन है, कृष्ण। परमेश्वरी कौन है, राधा। तो इसलिए राधे कृष्ण कहना पड़ेगा, राधे कृष्ण। अब क्या होता है, ये बात हमने समझ ली। 3 गुण पूरे हो चुके हैं श्रीमद में, अर्थात भगवत्ता में, अर्थात भगवान की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं अब, क्योंकि हमने प्रकृति के 3 गुण का हमने क्या लिया, समझ लिया है। अब क्या करना है, हमें भगवान अर्थात भगवत्ता में प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम अधिकारी हो चुके हैं, क्योंकि हमने 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण से त्रिगुणातीत हम पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए हम क्या है, अब छलांग भगवत्ता में लग सकती है। तो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए। और क्या है, एक बात और आती है कि आपने देखा कि हम कहते हैं कि यार कोई राष्ट्रपति कहते हैं, कुलाधिपति कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, कुलाधिपति कहते हैं, या कहें कि कुलपति कहते हैं। कुलाधिपति को चांसलर कहते हैं, कुलपति को वाइस चांसलर कहते हैं। मतलब अब कुलापति, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के लिए लो, उत्तराखंड के कौन है कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल कौन है, बेबीरान मौर्य, अर्थात कोई स्त्री है। लेकिन फिर भी इसको राज्यपाल अर्थात इसको कुलाधिपति कहते हैं, पति कहते हैं। पत्नी क्यों नहीं कहते होंगे, कभी गौर किया, क्या रहस्य है इसमें पति कहने का। या राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं कहते। अगर राष्ट्रपति, अगर कोई पत्नी भी हो जाए तो तब भी राष्ट्रपति कहते हैं, उसको राष्ट्रपति नहीं कहते हैं, क्यों। ये यहाँ पर क्या है, प्रकृति की पौरुषता, सृजन का काम जो होता है वो पौरुषता से होता है, इसलिए इसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। प्रश्न करना चाहिए कि यार आखिर क्या है, जब कोई स्त्री हो रहा है तो भी राष्ट्रपति कह रहे हैं उसको, और कोई और पुरुष हो रहा है तो भी राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो इस प्रकृति जगत में सृजन कौन करता है, पुरुष करता है, पुरुष के द्वारा, पुरुषता के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, या कुलाधिपति चांसलर कहते हैं, या कुलपति वाइस चांसलर कहते हैं। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये बात हमें समझनी है, इसलिए पति कहते हैं, पत्नी नहीं कह सकते। पत्नी का जगत क्या होता है, केवल जीवन का देने का काम क्या है, पत्नी का होता है, इसलिए। और दूसरा हमने ये भी कहा कि जैसे ही यहाँ पर जीवन में क्या होता है, जब संधि मेल विवाह जब हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद भी आगे फिर उसमें परिवर्तन होता है। तो श्रीमान हो गया तो श्रीमान आगे क्या बन जाएगा, फिर जनक बनेगा, और श्रीमती आगे क्या बन जाएगी, जननी बनेगा। तो ये परिवर्तन होगा, कब होगा, उससे पहले कोई जननी हम कोई नहीं बन सकता है। ये विवाह के माध्यम से क्या होगा, विवाह था संधि के माध्यम से क्या होता है, विवाह के जनक और जननी होता है। ये हमने समझने का प्रयास किया। और क्या होता है, ये हमने कहा स्वर संधि की हम बात करेंगे। अब आइए, अब हम प्रकरण को लेते हैं। अब जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने दिया है विषय में, उस विषय में आप बात करेंगे, अर्थात अब प्रकरण को लेते हैं, अब विषय को ले रहे हैं, जो विषय पर हमें बात करनी है। तो हमने कहा कि स्वर संधि, हमने कहा 3 संधि मुख्य होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि का हमें बात करना है इस इकाई में, इसलिए स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के, पहला यण, दूसरा अयादि, तीसरा गुण, चौथा दीर्घ, 5वां वृद्धि। यण संधि के अंदर य, व, र, ल 6 सूत्र होते हैं। सुदी उपास्य इसका एक उदाहरण है। दूसरा अयादि आते हैं, अय और आ, अय अव, आय
अय आय औ आव, ये दो होते हैं। इसको इसके अंतर्गत 3 सूत्र हैं, 2 + 1 3 सूत्र हमें समझने हैं। इसका उदाहरण है हरये, जो हर ले, मतलब हरण कर ले, दुख हो या सुख को जो हर ले वो हरे कहलाएगा। अब तीसरा आता है गुण संधि, ए आई अ ए और ओ, अ ए और ओ। इसमें एक सूत्र है आद गुण, और गुण संधि का जो उसका उदाहरण होगा उपेंद्र होगा। क्या होगा? उपेंद्र। उपधन इंद्र बन गया उपेंद्र, या उपेंद्र शब्द बना है, लेकिन कैसे बना? सूत्र के माध्यम से बताना होता है जी। अगला आता है दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है? इसमें एक सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। जैसे परमार्थ, परमार्थ जो शब्द बना है परम धन अर्थ से बना है, और परम अब एक सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। इस जो सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र का उपयोग करके हमें बताना है कि ये परमार्थ कैसे बना। तो परमार्थ जो शब्द, जो ये क्या है कि संधि सहित शब्द है, ये परमार्थ शब्द क्या है? संधि सहित है। लेकिन इससे पहले क्या रहा होगा? ये परम और अर्थ रहा होगा। और जैसे ही इन दोनों का बीच में जो धन दिया है, अर्थात जो हमें प्लस का चिन्ह बनाई, ये क्या है? व्या का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात संधि का काम कर रहा है। जैसे ये जुड़ जाता है तो परमार्थ बन जाता है, और जिसका परम हो अर्थ वो है परमार्थ। जिसका क्यों और अ से क्या बनता है? आ बनता है, और इसका सूत्र यही कहता है कि अकह सवर्णी दीर्घ हो। जहां पर अ और जहां पर क्या होता है? आ दीर्घ बनी, वही दीर्घ संधि कहलाती है। अगला आता है वृद्धि। वृद्धि में आ आई औ, इसमें 2 सूत्र दिए हुए हैं। 2 सूत्र कौन कौन से? उन सूत्रों के माध्यम से वृद्धि संधि बतानी है, क्या होगा करके। आइए इसको हम समझते हैं, इसको हम समझे। और दूसरी बात हमने यहाँ पर कहा था कि भाषा की मजबूरी होती है ब्रह्म को व्यक्त करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर कई शब्द कहते हैं कि यार परमात्मा कहते हैं, परमात्मा क्यों नहीं कहते होंगे? आत्मा कहते हैं, आत्मा क्यों नहीं कहते होंगे? ये शब्द का है ना। लेकिन देखो शब्द केवल क्या है? एक माध्यम है। शब्दों में हम प्रवीण कहें ऐसा नहीं, मूल बात जो है वो तो अशब्दनीय शब्द है, उसको शब्द में नहीं ला जा सकता। तो मजबूरी है कि भाषा की मजबूरी है, शब्दों की मजबूरी है कि ब्रह्म को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परमात्मा कहना पड़ता है। पौरुषता को दिखाता है, इसलिए ब्रह्म भी क्या है? परमात्मा को भी पौरुषता को दिखा रहा है। प्रकृति में जो हम कुलाधिपति या कुलपति कहते हैं पुरुष को दिखा रहा है, प्रकृति में पुरुष को। तो हमारी क्या है? मजबूरी होती है। जैसे प्रकृति जगत में मैंने बताया कि राष्ट्रपति मतलब पत्नी है राष्ट्रपति, लेकिन उसको राष्ट्रपति कह रहे हैं, तो उसका पद का नाम क्या है? पद का नाम क्या है? राष्ट्रपति है, इसलिए इसको तो पद का नाम राष्ट्रपति है, इसलिए चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। वहां पर महत्वपूर्ण होता है कि पौरुषता से मतलब है, इसलिए इस पद का नाम राष्ट्रपति का है। और ख्याल रहे कि मूल बात क्या होती है? जो मूल बात है वह निशब्द में, वो मौन में है। मूल बात होती है हमें हमारे मन को निर्विचार हो जाना चाहिए, और वही परम अवस्था है। आइए अब हम लेते हैं प्रकरण में पुस्तक के माध्यम से। तो इकाई है स्वर संधि, कह रहे हैं इकाई की संरचना है। प्रस्तावना उद्देश्य स्वर संधि, अर्थ और प्रतिपाद्य स्वर संधि के प्रमुख भेद, यौन संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि। सारांश परिभाषित शब्दावली, अभ्यास प्रश्न के उत्तर हो गया, संदर्भ ग्रंथ सूची हो गया, सहायक उपयोगी पाठ सामग्री हो गया, निबंधात्मक प्रश्न हो गया। प्रश्न पूछा है, पहला छोटा प्रश्न पूछा है, संस्कृत में संधि के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा। पहला प्रश्न पूछा है। दूसरा, आइए पहले हम इकाई में प्रवेश करें। प्रस्तावना है, उद्देश्य है। 14 माहेश्वर सूत्र हमने समझ लिए हैं। कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र? 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं एक बार और समझ लें। अय उण रिल्लिक ए अंग आई अवच हई वरट गण यम डडनम झबई घट धस जब गड धस खफ छठत चटतव कपई शस्सर हल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों का हमें क्या करना है? व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में हमें इन 14 सूत्रों के माध्यम से हमें आगे प्रत्याहार बनाना होगा, इसलिए 14 सूत्रों को हमें याद करना है। अंतिम 3 बार और इसको हम कर लें। अय उण रिल्लिक ए औंग आई औच हई वरट लण यम डडनम झबई घट धस जब गड धस खफ छठत चटतव कपई सर हल। कल हमने शब्द कहा था 3 सौ होते हैं। तो पहला सौ क्या आता है? तालु स, अगले वाले में मूर्धा में सौ, और जो तीसरा सौ आता है वो सीधी केवल मध्य में रहना, इसको 100। तो 3 का उच्चारण करना हमें कल हमने समझने का प्रयास किया था कि 100 का उच्चारण कैसे होता है। अब हम गलती नहीं करेंगे। जब पहला 100 आएगा शलजम लिखना है तो हम 100 को क्या करेंगे? तालु में ले जाएंगे 100। दूसरे वाले को जब हम 100 का उच्चारण करेंगे, जो पेट का 100 है शॉर्टकट कर कहना है, तो वहां पर हमें 100 ऊपर, हमें जीव थोड़ा ऊपर मूर्धा में ले जाना होगा 100। और जब तीसरा 100 आता है
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मध्य में रखना पड़ेगा। तो 100 100 100 ये हमने कल उच्चारण को कहे करना है, ये हमने समझने का प्रयास किया। ये हमने कल बात की थी 11 क्या होते हैं उच्चारण स्थान होते हैं, उद्गम स्थान होते हैं, वो हमने कल समझने कल देखा था। और कल 14 भाषा सूत्र को हमने देखा था। आज उसी को लेकर हम क्या करेंगे, स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, स्वर संधि हमने बता दिया। संधि 4 प्रकार से हो सकती है, स्वर व्यंजन अनुस्वार विसर्ग हो सकता है, लेकिन मुख्य 3 होती हैं और मुख्य 3 में से केवल हमें एक संधि को स्वर संधि को समझना है। इसके अंदर स्वर संधि के प्रमुख भेद होते हैं, मैंने बताया था कि क्या होते हैं। यण अयादि गुण दीर्घ वृद्धि के नाम से होते हैं। तो यण संधि में क्या होता है, यण संधि। अब हमने यण संधि कह रहे थे, यण क्या है, एक प्रत्याहार है। और प्रत्याहार कितने होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। और किसके माध्यम से होते हैं, वो इस 14 माहेश्वर सूत्र के द्वारा होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र जो है अर्थात 14 सूत्र जो है, इन 14 सूत्रों से हम यण संधि कह रहे हैं। और यण संधि के लिए कहां पर देखें, कौन से सूत्र में बनता है यो, तो ये जो है यण जो है 5वां सूत्र है, ये वरट जो है, इसमें यो ये जो है यो, और यहाँ के जो छठा जो सूत्र है लण, यहाँ पर लण और हय वरट, तो यहाँ से यो व र और ल, ये 4 सूत्रों को कहते हैं हम यण कहते हैं, यण प्रत्याहार कहते हैं। और उसी संबंधित कौन सी संधि है, यण संधि है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यो व र ल होते हैं, 4 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ रिल्ली के बाद किसी असवर्ण स्वरूप के आने के बाद क्या हो जाता है, ई का तो य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, ली का ल हो जाएगा। ये हमें ख्याल रखना है। तो ऐसी संधि क्यों कहलाएगी, यण संधि कहलाएगी। और यण संधि क्या है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, य व र ल आता है। अब य व र ल कब बनेगा, किसका बनता है, वो बनता है ई उ री और ली के बनता है। इनका क्या बनेगा, किसी असवर्ण स्वर के आने के बाद क्या है, ई का यो बन जाता है, उ का वो बन जाता है, री का रो बन जाता है, ली का लो बन जाता है। ये हमें समझना। अब कैसे बनता है, इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमें 6 सूत्रों के द्वारा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर श्रुति उपास्य एक हमें क्या दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा, इसको व्याह करके बताना है कि क्या शब्द बनेगा। ये श्रुति उपास्य अभी क्या है, अभी ये इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी जब शादी हो जाएगी तो क्या बनेगा। अभी तो अलग अलग श्रुति और उपास्य है, इसका विवाह करते हैं, जब मेल करते हैं, जब संधि करते हैं तो क्या बनेगा, उसको हमें बताना है। तो इसके समझने के लिए हमें 6 सूत्र का हमें ख्याल रखना पड़ता है। पहला सूत्र है इको यणची, मतलब क्या होता है, जिसमें एक स्थाने यण इस्याद अचि संहिताया विषय। तो इसमें पहला सूत्र लिया है सुधि उपास्य इति स्थिते। तो इसमें क्या होगा, एक मतलब क्या होता है, एक मतलब वही कह रहे हैं, एक मतलब आता है, एक प्रत्याहार क्या है, ई यहाँ पर कहाँ है, ये है, और एक ये है। तो ई उ री, एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक में आते हैं ई उ री और ली आते हैं। तो कहने की संहिता की स्थिति में एक तथा स्थान में यण, तो एक के स्थान में यण हो जाता है, तो वो पहला सूत्र इको यणची सूत्र से बनता है। इको यणची क्या कहता है कि एक के स्थान में यण हो जाना चाहिए। और मतलब एक क्या है, एक प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत ई उ री ली 4 वर्ण आते हैं। एक इसके स्थान में यण होगा, यण मतलब यण प्रत्याहार हमने कहा था, यण य व र ल, ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में र, ली के स्थान में ल। कैसे होगा, ये सूत्र के माध्यम से होगा, ये शुद्ध से। और किसका बनाना है, श्रुति उपास्य का बनाना है। श्रुति उपास्य को हमें उसका संधि करना है, तो कौन सा क्या शब्द बनता है ये हमें बताओ। श्रुति उपास्य हो, आपको शब्द दिया गया है, इसको आप सूत्रों के माध्यम, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि श्रुति उपास्य प्रयोग की सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध कीजिए। सूत्र 6 सूत्रों का उपयोग करके हमें बताना है, ऐसे ही बताने देना है। वो तो हमें बचपन में रटा दिया है, ऐसे नहीं, आपको सूत्रों के माध्यम से जो 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों का उपयोग करते हुए उसको बताना है। श्रुति उपास्य को उसका जो इसको मेल जब संधि हो जाती है तो संधि में क्या शब्द बनता है वो आपको बताना है। तो पहला सूत्र में ये होता है। दूसरे में आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेने विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तम अथा सप्तमी विभक्ति जिस शब्द के अंत में हो, पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विद्यमान किया जाता है वह कार्य वर्णांतर से अव्यवहित अथा व्यवधान से रहित हो तो पूर्ण वर्ण के स्थान में हो जाता है, पूर्ण वर्ण के स्थान में होता है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अचि मतलब अच प्रत्याहार का सप्तमी विभक्ति एक वचन में अचि रूप बन जाता है,
तो स्वर वर्णों के परे रहने पर इक का क्या हो जाता है, ई उ रिल्ली। जो इक प्रत्याहार है, इक के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं ई उ रिल्ली आते हैं, अथवा अच प्रत्याहार यानी कि स्वर, अच का मतलब क्या था, स्वर, उसके अंदर स्वर आते हैं, स्वर अक्षर आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं के बीच में किसी अन्य वर्ण का अगर नहीं रहना चाहिए, तो ये समझाने का यहाँ पर किया है। तो उदाहरण में यहाँ पर क्या है, उ और ई के बीच में ध, द्वितीय ई आ और उ के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो तृतीय उ और आ के बीच में पौ व्यवधान अथवा बाधा है। इस प्रकार केवल द्वितीय ई और उ के बीच में किसी अन्य वर्ण की बाधा नहीं है, अतः सूत्र में उ के परे ध के बाद आने वाले ई को य हो जाता है। इस प्रकार से सु ध सु, फिर इत वाला ध, फिर इत वाला य प्लस उपा इस्य हो जाता है। इस प्रकार ये पहला सूत्र इक्विवेलेंसी सूत्र पहला सूत्र लगाया। दूसरा तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, दूसरा सूत्र लगाया। तीसरा सूत्र है कि स्थाने अंतरम तः अनंतरम, ये सूत्र है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। अगला तीसरा सूत्र है कि एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों के उपस्थित होने पर उसमें जो स्थानीय के सबसे सदृश हो उसी का क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो तीसरा सूत्र हमको इसका लगाना है कि स्थाने अंतरतमः लगाना है, तो प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। तो तीसरा सूत्र इसको लगाना है। तो जब हम लगाते हैं तो इसका रूप बन जाता है शु में इत वाला ध, फिर यो भी इत वाला यो है, उसका उपास्य अपने पीछे लगा पड़ा है। तो ये वर्ण संयोग करने पर यहाँ पर बन जाता है शुद्ध यु पाश्य रूप बन जाता है। किंतु इसका व्यवस्थित हमें यहाँ पर ये जो बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसको पहले हमें अभी और सूत्र लगाना पड़ेगा। रूप इसका ऐसा बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें सूत्र लगाना है। अगला सूत्र आता है अनचि चौ, अचह पर इस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वम। कह रहे हैं कि अच के बाद यर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को द्वित्व कहा जाता है। यदि इसके बाद कोई स्वर न हो तो सूत्र में ध का द्वित्व हो जाएगा। हमने दो बार लिख देंगे। जैसे शु में दो बार हमने इत वाले ध लिखा, हमने ध में और नहीं होगा, वो दो बार हम लिखेंगे और यो अपनी जगह में यो रहेगा इत वाला, प्लस उपास्य अलग बन जाएगा। तो ये सूत्र बन जाता है। ये रहा हमारा चौथा सूत्र है। अभी पांचवा सूत्र लगाएंगे, झलानाम झष झषि। तो स्पष्टम इति पूर्व धकार से दकार हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सूत्र में शु ध यो, धो भी इत वाला है, धो भी इत वाला है और यो भी इत वाला है। तो उपास्य में पूर्व में क्या है, धकार का जो है धकार में धो है, धो का क्या हो जाएगा, दकार हो जाएगी, दो आ जाएगा। तो पहला वाला जो धो जो है वो दो में बन जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा इसका रूप शु, फिर इत वाला धो, फिर धो इत वाला, फिर यो, शु द इत वाला, ध इत वाला, यो इत वाला, उसका उपास्य बन जाता है। संयोगांतस्य लोप, यहाँ पर क्या होगा, संयोगांतस्य लोप, जो हम कल पढ़ रहे थे उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, संयोगांतस्य तदवदम तस्य लोप स्यात्। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इसका रूप बन जाएगा शु द ध य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शु ध, इसे पूरे पद का लोप हो जाएगा। किंतु लेकिन वो लोप होना चाहिए, लेकिन किंतु कह रहे हैं। किंतु बाद अगला सूत्र और आ जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सूत्र में क्या होता है कि लोप नहीं होगा। षष्ठी निर्दिष्ट स्याल आदेश स्यात् इति यह लोप प्राप्ति, अर्थात छठे व्यक्ति से निर्दिष्ट को जो आदेश भी रहता है उसी के अंतिम अलग जो प्रत्याहार है के स्थान में रहता है, वो वैसे ही रह जाता है, कह रहे हैं। अतः क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन अंतिम लोप प्राप्त होगा, परंतु क्या हो जाएगा, यण प्रतिषेधु वाच्य हो, वाक्य के अनुसार यण का प्रतिषेध हो जाएगा। लेकिन कहने हैं कि यहाँ पर लोप होना चाहिए, लेकिन ये लोप नहीं होगा। यण प्रतिषेधु वाच्य वार्तिक के अनुसार यहाँ पर यण का क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर इसका लोप नहीं होगा। अतः लोप का निषेध यहाँ पर होना है, यहाँ पर इसलिए ऐसे ही रहेगा। शु और शु के बाद इत वाला ध, दो इत वाला ध, इत वाला यो, उसका उपास्य हो जाएगा। तो यही क्या है, इसका बन जाता है, इसका जब यह करा संधि कराई तो बन जाता है इसका शब्द शुद्ध्यु पाश्य बन जाता है। क्या बन जाता है, शुद्ध्यु पाश्य। एक रूप ये बनता है, अनचिचो इसके विकल्प से ये बनता है शुद्ध्यु उपास्य, और इससे पहले क्या बनता है, शुद्ध्यु पाश्य। ये दो इसके रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार मध्वरी का मध्वरी क्या है, संधि सहित क्या शब्द है, संधि से रहित पहले क्या था, मधु और अरि था। तो मधु अरि कैसे मध्वरी बनता है, सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से बनाना होता है।
इसी प्रकार धात्रंश, इसका जो व्याह से पहले क्या था, धात्र प्लस अंश था, लेकिन जैसे इसका संधि हो जाता है, व्याह हो जाता है, तो क्या बन जाता है, धात्रंश बन जाता है। इसी प्रकार लेधन आकृति था, जैसे इसका विभाग संधि हो जाता है तो इसका जो शब्द है उसका जो परिवर्तन हो जाता है, उसका रूप बन जाता है लाकृति ही। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सूत्र दिए हैं। प्रतिधन एकम, देवधन अनुग्रह, नदीधन एव, ये बताने हमें। तो ये यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से पहला क्या है, संधि, स्वर संधि के अंदर जो यौन संधि पूर्ण होता है। अगला आता है अयादि। अयादि में अय, औ, आय, आव, ए ओ आई अर्थात औ के बाद कोई भी अगर स्वर होगा तो ए का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। ये हमें सूत्र रखना है। तो इसके अंदर हमें दो सूत्र में करने पड़ते हैं, सूत्र के द्वारा हमें बताना है, ऐसे ही बता नहीं देना है। पहला सूत्र आता है एचो अय वायाव। एच मतलब जो बताना है, एच जो एच प्रत्याहार है, क्रमात अय औ आय आव एते इश्चु रचि। अर्थात क्या है, एच जो प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार के अंदर क्या आते हैं, यहाँ पर जो एच है, जो है एच, और यहाँ इसके बीच में क्या आते हैं, ए ओ आई औ, जो ये क्या आते हैं, वर्ण आते हैं के स्थान में क्रमशः क्या आ जाएगा, आई औ आई आव आदेश हो जाएगा। तो अच जो स्वर वर्ण के परे रहने पर, ये बताना सूत्र ये बताता है। अगला सूत्र आता है यथा संख्यम अनुदेश समानाम श्रम संधि विधियम था संख्यम इष्यात। कहते हैं कि यदि दूसरा सूत्र कहता है यदि स्थानीय और आदेश की संख्या समान हो तो वहां पर आदेश क्रम से प्रथम को द्वितीय, द्वितीय को द्वितीय स्थान, द्वितीय इत्यादि होते हैं। तो कहने का मतलब है एच प्रत्याहार में चार वर्ण ए ओ आई औ तथा होने वाले आदेश की संख्या भी चार है, ऐ औ आय आव होता है। तो इस प्रकार ये सूत्र बताता है। ऐसे सूत्र बनाते हैं जो हरे धन ए है, ये क्या है, हरे धन ए है, लेकिन ये क्या है, अब इसकी संधि नहीं हुई है, लेकिन जैसे इसको संधि, जैसे इसका क्या होता है, मिलन होता है तो बन जाता है हरे बन जाता है। और हरे का मतलब क्या होता है, जो हर ले, क्या हर ले प्राण, क्या हर ले दुख, क्या हर ले सुख, जो हर ले वो हरे है। ऐसी विष्णुवे विष्णुधन ए, इसी प्रकार नवधन अकह नायक, इसी प्रकार से समझने हैं। तो दो सूत्र यहाँ पर लगे। तीसरे सूत्र होता है वान, ये अयादि संधि के अंतर्गत तीसरा सूत्र है वांतो यी प्रत्ययते प्रत्यये। इसमें क्या आता है, यकारादो प्रत्यय परे ओ दाउ तोरव आव एतौ इस्तः, जैसे वयम और नाव्यम में होता है। नाव्यम जो है नावधन यम है तो इसका नाव्यम बन जाता है, लेकिन सूत्र के द्वारा बताना है कि वांतोति प्रत्यये के द्वारा बताना है सूत्र द्वारा। ऐसे वारते कहा होता है अध्व परिमाणे च गव्युति, ये बताना है। ऐसे विरक्षेदन अपि विरक्षे अपि विरक्षणोत्तर अत्र विरक्षोत्र, इसी प्रकार संधि बताना है। अयादि संधि बताना है। अयादि संधि नहीं है बताना, ये अयादि संधि नहीं है, ये ख्याल हमें रखना है। तो ये सूत्र यहाँ पर दिए हैं। इसी प्रकार अगला आता है गुण संधि। गुण सूत्र में कहते हैं कि क्या बताना है आपको, आद गुण सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है, क्योंकि गुण संधि का अंतर क्या है, पहला सूत्र जो अंतर्गत पहला सूत्र आता है वो आद गुण आता है। अवर्ण के बाद अच हो, अच प्रत्याहार हो तो पूर्व अथवा पहले और पर बाद में अवर्ण का और उस अच के स्थान में एक गुण आदेश हो जाता है। अ ए ओ को गुण कर देते हैं, को क्या कहते हैं, गुण कर देते हैं। अब क्या होता है, आद गुण कहते हैं। इससे पहले एक सूत्र होता है अदिंग गुण, अदिंग गुण, यानी कि एंग जो है उसका ए और औ है, एक जो प्रत्याहार है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला प्रत्याहार है, एक है अ ए औ, अ ए और ओ। पाणिनि सूत्र के अनुसार से होता है, पहला सूत्र आता है आद गुण, अवर्ण दचि परे पूर्व पर यो रे को गुण आदेश इस्यात। जैसे उपेंद्र है, गंगोदकम है, इसको बताना है। ये कैसे बना, उपेंद्र कह रहे हैं ये बना हुआ है, लेकिन इसका पहले क्या, संधि से पहले क्या था, ये उपधन इंद्र था, लेकिन जैसे इसको जोड़ा तो उपेंद्र बन जाता है। गंगोदकम, कृष्ण सिद्धि, तव लकार, ऐसे सूत्र में दिए हैं। तो इसमें एक ही सूत्र आता है और आता हुआ आध गुण। तो इसलिए कई प्रश्न पूछा जाता है कि आध गुण सूत्र की व्याख्या कीजिए, अर्थात कौन सी संधि पूछी है, गुण संधि पूछी है। अगले क्रम में करते हैं। अगला संधि आता है दीर्घ संधि। हृस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद यदि क्रमशः हृस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो क्रमशः दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर जोड़कर संधि से क्या होता है, दीर्घ बन जाता है। क्रमशः आ ई उ री
आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाता है। तो इसलिए सूत्र कभी पूछते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि अकह सवर्ण दीर्घ, सूत्र की शोधना सहित व्याख्या कीजिए। अर्थात अगर ऐसा पूछा गया है अकह सवर्णे दीर्घ, तो इसका मतलब समझिए दीर्घ संधि पूछी गई है, स्वर संधि के अंतर्गत चौथी संधि पूछी गई है। और उसका एक ही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के द्वारा अकह सवर्णे अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेशी स्यात् दैत्यारी, इसका उदाहरण होता है। दूसरा शीर्ष, अगला आता है विष्णु दय होत्रिकार, ये क्या है, इसके उदाहरण है। इसी क्रम में अगला सूत्र अंतिम जो है इसका वह है वृद्धि संधि। आ बड़ा आ है और हमने ए के बाद औ का क्या है, दीर्घ रूप है आ, और उसके बाद ऐ है, उसके बाद औ है। औ या आ के बाद एच, मतलब क्या है, प्रत्याहार है, यानी कि ए ओ आई, ए ओ आई, ए ओ आई औ रहने पर पहले और बाद में वृद्धि संधि का क्या होता है, नामकरण हो जाता है। तो आ आई और औ के आधार पर हुआ है, क्योंकि ये वर्ण वृद्धि संज्ञक है, अतः इसमें संबंध संधि वृद्धि संधि के नाम से जानी जाती है। वृद्धि हो रही तो वृद्धि आ एच, वृद्धि एच। तो इसमें एक सूत्र आता है, पहला सूत्र, एक ही सूत्र होता है इसमें, पहले में कुछ दो को बताने के लिए दो, एक सूत्र और दो अन्य दो को बताने के लिए दूसरा सूत्र होता है। पहला सूत्र कहता है कि वृद्धि रेची, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वृद्धि रेची को उल्लेख पूर्वक बताओ, जिक्र करो, तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि संधि पूछी गई है। इसमें क्या होता है, आदेची परे वृद्धि रेकादेश इष्याद। इसी उदाहरण के लिए कृष्णैकत्वम, गंगो गह, देव ऐश्वर्यम, ये बता रखे हैं। कृष्णोत्कंठम, ये इसके क्या है, उदाहरण है। अगला एक सूत्र इसके अंदर और आता है, वो है उपसर्गा दृष्टि धातौ अवर्णांता दुपसर्गाद रिकारादौ धातौ परे वृद्धि रेकादेश इष्यात्। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा है प्राच्यति, इसका उदाहरण इसका दिया गया है। सारांश से बात करते हैं कि इस इकाई में हमने समझने का प्रयास किया कि दो वर्णों के मेल से, जैसे दो स्त्री और पुरुष के मेल से विवाह होता है, ऐसे ही क्या है, दो वर्णों के, दो अक्षरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का नाम है संधि। जैसे दो व्यक्ति स्त्री और पुरुष का मेल होता है तो बनता है विवाह बनता है, विवाह बनता है। ऐसी क्या है, दो वर्णों के मेल से, मेल के बाद जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का नाम है संधि। संधि तीन होते हैं, स्वर यानी कि अच, और हल अर्थात क्या है, व्यंजन होता है। व्यंजन संधि के अंदर हल प्रत्याहार आता है, स्वर संधि के अंदर अच प्रत्याहार आता है, विसर्ग होता है। दो स्वर वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल स्वर संधि की बात कर रहे हैं और स्वर शब्द वहां पर होने चाहिए, हमें ख्याल रखना है। तो स्वर संधि में यहाँ पर क्या होंगे, स्वर होंगे, अर्थात एच प्रत्याहार वाला होगा। और एच में क्या होता है, उन्होंने बताया कि एच प्रत्याहार जो है, अच प्रत्याहार जो है, अच में अ ई उ रिल्ली ए ओ आई आउज आता है। तो अच प्रत्याहार में स्वर, अच प्रत्याहार में क्या है, स्वर आ जाते हैं। सभी स्वर अच प्रत्याहार में 9 जो है स्वर आ जाते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद हमने बताया, यण अयादि गुण दीर्घ वृद्धि होते हैं, 5 के प्रकार होते हैं। यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ ई उ रिल्ली के बाद किसी असवर्ण स्वर के आने पर क्या है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, ली का ल हो जाता है। दूसरा था अयादि संधि में ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो ए का आई हो जाता है, ओ का ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का आव हो जाता है, गुण संधि। अगला तीसरा था गुण संधि। यदि अवर्ण अ या आ के आगे ई वर्ण ई या ए बड़ी ई आ जाता है तो दोनों मिलकर ए और उ वर्ण उ या बड़ा उ हो जाता है। उ वर्ण मतलब उ या बड़ा उ है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, औ और री हो तो दोनों मिलकर अरे, या लृ हो तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। तो ये हमने क्या समझा, ये हमने गुण संधि में समझा। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद यदि क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलाकर क्या करते हैं, क्रमशः आ ई बड़ा ई उ बड़ा उ री री है। तो वृद्धि संधि में अंतिम संधि थी वृद्धि संधि। इसमें अवर्ण अ या आ के बाद यदि ए अथवा आई आए तो दोनों मिलकर आई और ओ आए तो औ मिलकर ए आई बनाता है, और ओ और औ आए तो दोनों मिलकर औ बनाता है। तो मतलब ये दोनों ए ओ और औ से औ बनता है और ए और आई से आई बनता है।
तो वृद्धि रूप में यहाँ आ हो तो वहां पर र हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। आ हो तो वह र के साथ ही क्या है, उपस्थित, र के साथ क्या है वहां पर रहता है, वही इसके साथ ही रहेगा, उपस्थित रहेगा वहां पर। वृद्धि संधि में यदि अवर्णात उपसर्ग के बाद रिकार आदि रिकार आदि मतलब जो है रिकार है, जैसे रकार है, रकार होते हैं, उसी रिकार अगर धातु हो तो दोनों वर्णों के साथ मिलकर वृद्धि एक आदेश आर हो जाता है। ये मैंने समझने का प्रयास किया था। आदेश मतलब संस्कृत व्याकरण में आदेश एक तकनीक शब्द है। आदेश शब्द से अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो किसी स्थान में पहले से रहने वाले वर्णों को हटाकर स्वयं उपस्थित होता है वो आदेश कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ये हमने कहा देखा था, सुधि उपास्यों में देखा था। स्थानीय शब्द का परिणाम शब्द है। इसके विषय में कहा गया कि जिसके स्थान में जिस वर्ण के ऊपर आदेश होता है वह स्थानीय शब्द कहलाता है। जैसे सुधि उपास्य में क्या है, ई वर्ण के स्थान में यो का आदेश होता है तो ई स्थानीय है, ये हमें ख्याल रखना है। उपसर्ग प्र आदि उपसर्ग क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। जैसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के आगे उसके दाएं बाएं भाग में क्या है, उसके पहले क्या है, प्र लगा है, कृति के आगे प्र लगा तो क्या है, उपसर्ग है। और धातु संस्कृत व्याकरण में क्रियावाची भू आदि की जो नाम जो दिए हैं वो धातु संज्ञा होती है। भू आदि की गणना पाणिनि द्वारा रचित धातु पाठ नामक ग्रंथ में की गई है। और क्रियावाची भू आदि कहने से पृथ्वीवाचक भू आदि को यहाँ पर इससे पृथक हमें समझना चाहिए। भू मतलब पृथ्वी भी होता है, उससे मतलब नहीं रखना है, कहने का मतलब ये है। तो यहीं पर बता रखा अभ्यास प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची उपयोगी पाठ्य सामग्री निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा है कि यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ, वृद्धि, स्व संधि पर एक निबंध लिखो। यहीं पर क्या है, इकाई पूर्ण होती दूसरी। विस्तार से बात नहीं करेंगे, समय कम है, इसलिए मेरी बातों को मानना नहीं है, जानना है और आनंद महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।